नमस्कार, मैं इमरान खान। आज हम बात करेंगे सौरभ राय जी से, जो सोशल मीडिया देखते हैं कांग्रेस के और कोऑर्डिनेटर हैं और गाजियाबाद की साहिबाद सीट पे हैं। तो चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या रुझान है और भाजपा पिछले कई साल से राज कर रही है, तो कांग्रेस कितनी ऊपर गई है, कितनी नीचे गई है और यूथ होगा क्या कांग्रेस पे असर रहा है। तो सौरभ जी, आपका स्वागत है। आप अभी तक में तो सौरभ जी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव में आपको? इमरान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश का चुनाव मैं आपको बता देता हूँ, इस हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। मैं किसी को भी ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पिछले 3 से 4 सालों में अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज़मीन पर उतरकर और सड़कों पर उतरकर पसीना बहाया है, दर्द झेला है, लाठियां झेली हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। आपने देखा, अनेकों उदाहरण है, मैं कुछ उदाहरण उसमें से देता हूं। शाहजहांपुर का कांड आपको पता है, चिन्मयानंद। उन्नाव का कांड पता है, उन्नाव में तो खुद भाजपा के सिटिंग विधायक ने किस तरीके से महिला के साथ करतूत किया। उसके बाद भाजपा ने उसका साथ दिया। हाथरस की बेटी के साथ किस तरीके से अन्याय हुआ, और विडंबना ये है कि अन्याय होने के बाद जो मौजूदा शासन है वो बेटी के खिलाफ उसको 2 बजे रात को उसको जला दिया गया। ठीक है, परिवार का परमिशन तक नहीं लिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में आज की डेट में क्या स्थिति है महिलाओं की। महिला सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ा एक अध्याय है, एक सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसके ऊपर प्रियंका जी काम कर रही हैं। और मैं आपको बता सकता हूं कि शक्ति हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको आप पढ़िए। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, मीडिया का एक बहुत बड़ा एक रोल होता है हिंदुस्तान में, क्योंकि आप लोग एक चौथे स्तंभ हैं। आप जन जन तक हमारी बातों को लेके जाइए। हम लोगों ने महिलाओं के लिए जो कुछ सोचा है, मैं आपको बता सकता हूं कि अगर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई तो उत्तर प्रदेश का जो एक सिनेरियो है, पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो प्रियंका जी ने पहले ही बदल दिया है। आपने देखा होगा कि प्रियंका जी ने जैसे ही महिलाओं की बात करी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एकदम से समाजवादी पार्टी को भी महिलाओं की याद आई। और भारतीय जनता पार्टी, जिसने आज तक ना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया, ना महिलाओं को सम्मान दिया, मोदी जी ने पहली अपनी महिलाओं का कार्यक्रम इलाहाबाद, जिसका नाम उन्होंने बदल के प्रयागराज रख दिया है, वहाँ पे लगाया। तो मुझे शायद इमरान भाई आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव आ चुका है और क्या होने जा रहा है, वो आप 10 मार्च को देखेंगे। प्रियंका जी के आने के बाद कांग्रेस में थोड़ी सी जान पड़ी। जो राहुल जी के साथ धक्का मुक्की हुई, प्रियंका जी के साथ धक्का मुक्की हुई और पंजाब में जो मोदी जी के साथ हुआ, तो आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया है या हमारा टेली मीडिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देता है, जबकि राहुल जी के साथ इतनी धक्का मुक्की होने के बावजूद उन्होंने नहीं कहा और मोदी के साथ सिर्फ नीचे नारे लग रहे थे और उसने बता दिया मेरी जान खतरे में। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? इमरान भाई, दोनों अलग अलग कंटेक्स्ट है। राहुल जी प्रियंका जी के साथ जो धक्का लगा, वो सड़कों पे मेहनत कर रहे थे, जनता की लड़ाई लड़ रहे थे। हाथरस की बेटी, उसका माइलेज मिलेगा क्या? हमें माइलेज के लिए राजनीति नहीं करनी है। मैं आपको बता दूं, अगर माइलेज के लिए कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी ने अगर माइलेज के लिए राजनीति की होती तो हमारी कई स्टेटों में सरकारें होती और आज हम देश के अंदर भी काबिज होते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी माइलेज के लिए राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने मूल्य के लिए राजनीति करती है, देश बचाने के लिए राजनीति करती है और देश को एकजुट रखने के लिए राजनीति करती है। आपने सवाल पूछा कि राहुल जी और मोदी जी दोनों लोगों को खतरा था। मैं खतरा बता देता हूं, मोदी जी को अमूमन खतरा हो जाता है, लेकिन खतरे का जो समय होता है वो चुनाव से लगभग एक महीना 15 दिन के आसपास का खतरा होता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को जो खतरा होता है, जिसको वो कभी नहीं कहते कि वो खतरे में है, वो हमेशा जनता की लड़ाई लड़ते हैं, उसमें उनको खतरा होता है। गुजरात में राहुल गांधी जी गए थे, उनके गाड़ी पे शीशे पे पत्थर मारा गया। राहुल गांधी कभी खड़े होकर देश में ये नहीं कहे कि मैं खतरे में हूं। अगर राहुल गांधी खड़े होकर ये कह दें कि मैं खतरे में हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि हिंदुस्तान की कांग्रेस में इतना खून है
जो युवा है वो अपना खून बहा देगा, लेकिन राहुल गांधी पे आंच नहीं आने देगा। राहुल गांधी एक ऐसे लीडर हैं जिसको विश्व गांधी के बाद सबसे ज़्यादा पूजेगा, और मैं ये बात आपके मीडिया पे, आपके न्यूज़ चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। जिस समय एक तानाशाह हुकूमत कर रही थी, उस समय राहुल गांधी पूरे देश में लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे, वो भी अकेले। आज तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, सब भाजपा के खेमे में जाके बैठी हुई हैं, सब जो है कि एक दूसरे के लिए केयर टेकर का काम करती है। राहुल गांधी अकेले नेता हैं जो मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं और कभी मोदी जी के साथ बैठ के चाय नहीं पीते। अच्छा सौरभ जी, एक बात बताइए, सोशल मीडिया जितना एक्टिव भाजपा है उतनी कांग्रेस क्यों नहीं दिखाई देती? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने इमरान भाई। लेकिन थोड़ा सा मैं आपके सवाल में त्रुटि निकालूंगा। जो सोशल मीडिया, हम गाली देने का काम नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी का सोशल मीडिया वैल्यूज़ पे चलता है। कांग्रेस पार्टी का सोशल मीडिया नीति नियमों पे चलता है। हम किसी भी अपने नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और आपको पता होगा कि गौरी लंकेश जैसे पत्रकार की हत्या हो गई, और उस महान पत्रकार को और महान औरत को गाली देने वालों को नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है देश को कि सोशल मीडिया कांग्रेस का कैसे वर्क करता है और बीजेपी का कैसे वर्क करता है। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हम हर जगह अपनी विचारधारा को फैलाते हैं, अपने नेताओं की बात को जो है आगे लेके जाते हैं बूथ स्तर तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास बॉट्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास ट्रोल मीडिया है, जो जिसपे वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर हर महीने हर साल 70 साल आप लोग भी मीडिया इसमें थे, पॉलिटिक्स में रहे, समाज में रहे, देश चलाया, तो हम कांग्रेस इतनी स्ट्रांग क्यों नहीं हो पाई? इमरान भाई, मैंने अपने शुरू के वक्तव्य में एक आपसे बात कही। आपने बोला ना कि खतरा हो जाता है, तो मैंने आपसे बोला था कि खतरा कांग्रेस पार्टी ने अगर कभी भी मुद्दे को भुनाने की राजनीति करती या फिर मौका परस्ती की राजनीति करती, तो कांग्रेस आज भी सत्ता में होती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने न कभी मीडिया को छेड़ा, न कभी सोशल मीडिया का गलत उपयोग किया। हमेशा ही कांग्रेस पार्टी के लिए देश सर्वोपरि था, है और रहेगा। चाहे वो 47 की लड़ाई हो, चाहे वो देश बनाने की बात हो, चाहे आगे भविष्य में राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को एक नई दिशा देने का काम हो, कांग्रेस पार्टी निरंतर उस काम को करती रहेगी। अच्छा, जो गोदी मीडिया आजकल मोदी मोदी करता रहता है और आप लोगों को टेलीकास्ट नहीं हो सकता कांग्रेस का, कांग्रेस ने कभी दूरदर्शन का भी ऐसा फायदा नहीं उठाया जिस तरह मोदी और बाकी चैनलों का उठा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि देश किस दिशा में जा रहा है? मैं कभी भी पूरे पत्रकारिता पे सवाल नहीं करता हूँ। मेरा गोदी मीडिया की हो रही है जो आजकल उनको प्रमोट कर रहे हैं। पहले सिर्फ दूरदर्शन सरकारी होता था, लेकिन आजकल कई चैनल ऐसे हैं कि लोग अब देखना पसंद नहीं करते। पहले दूरदर्शन सरकारी हुआ करता था इमरान जी, लेकिन दूरदर्शन को कभी भी सरकार अपने हाथ पे नहीं रखती थी। आज क्या है कि बहुत दुख है कि एक चौथा स्तंभ कहा जाता था मीडिया को, और उसको धराशायी करने का काम किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि पत्रकारिता बिल्कुल सरकार के वश में है या नहीं हो सकता है कोई काम, लेकिन आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो ईमानदार पत्रकार थे। ये सिर्फ रवीश कुमार जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, वरना आप देखिए इतने अच्छे अच्छे पत्रकार थे हमारे यहाँ। पुण्य प्रसून्न वाजपेयी जी थे, अभिसार शर्मा जी थे, और हमारे अजीत अंजुम जी थे, और बहुत आप जैसे बहुत साथी ऐसे हैं जो कि एक धारा में, मुख्य धारा में थे मीडिया के। लेकिन आज आप लोग चूंकि सत्ता से सवाल पूछेंगे तो आप लोगों को तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये एक बहुत बहुत बड़ा एक गलत परिपाटी चलाई हुई है भाजपा ने, और मैं चाहूँगा कि ये जल्दी से जल्दी समाप्त हो। और जो भी तथाकथित गोदी मीडिया हम सभी लोग जानते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और वो लोग दोबारा सवाल ना कि राहुल गांधी से पूछें, मोदी जी से पूछें कि आखिर हमारी इकोनॉमी क्यों बर्बाद हो रही है, हमारे यहाँ बेरोजगारी की संख्या क्यों बढ़ रही है। अगला सवाल आपसे यही था कि मुद्दों के बाद छोड़ के जाति धर्म की राजनीति देश में हो रही है, तो मुद्दों के बाद फिर कौन करे? मुद्दों की बात कांग्रेस पार्टी करती आई है और करती रहेगी। आप देखिए, आप कोई भी आंकड़ा उठा के देखिए इस देश का,
खैर आज के टाइम में तो ये भी है कि जो आंकड़े जिस तरीके से पेश किए जाते हैं कि अगर वो आंकड़े में भाजपा की शासित राज्य कुछ गलत हैं, ऊपर हैं, तो उसको आंकड़ों को मानने से गलत वो बिफर जाती है सरकार। लेकिन मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, या सरकार हमारी मध्य प्रदेश में थी 1-1.5 साल की, तब की बात हो, झारखंड है, केरला में हमारी सरकार थी, कर्नाटक में हमारी सरकार थी, आप उठा के देखिए डेटा वहाँ का, आपको पूरे देश से अलग एक मैसेज जाएगा कि किस तरीके से प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी ने दी थी। तो मुद्दों की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है, और सभी पार्टियां एजेंडा चलाती हैं, वो सोचती हैं कि हम क्या करके बस सत्ता में आ जाएं। कांग्रेस पार्टी को सत्ता का कभी लोभ नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी को अगर सत्ता का लोभ होता तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता से उतारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। मैं बहुत जिम्मेदारी के बात के साथ ये बात बोल रहा हूं। एक चीज और देखने में आ रही है कि 70 साल में जितनी चीजें थी मोदी जी उसको बेच रहे हैं, और अब अमर जवान ज्योति भी उन्होंने बुझा दी है। तो ये क्या 70 साल का इतिहास मिटाने की कार्रवाई है, या कांग्रेस को खत्म करने के नया इनका परिपाटी है? कांग्रेस को खत्म करने की हैसियत इस विश्व में किसी की नहीं है। कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। कांग्रेस एक आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी को जब 1885 में कुछ लोगों ने पैदा किया था एक समूह बना के, तब भी कांग्रेस पार्टी का ध्येय था इस देश को बचाना, इस देश को गुलामी से आजाद कराना। और आज की कांग्रेस पार्टी, जिसमें आज तो बहुत नेता हैं, बहुत कार्यकर्ता हैं, आपको शायद पता होना चाहिए, मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं, 12.5 करोड़ वोटर हमारे 2019 में हमें वोट दिया था, जिन्होंने हम पे विश्वास, वो सब हमारे लोग हैं। ठीक है, हम विपक्ष में हैं, हमारी सत्ता नहीं थी, लेकिन आप ये देखिए हमारे पास कितने कार्यकर्ता हैं। ठीक है, तो ये सारी चुनाव लड़ना, जीतना, हारना वो अपनी जगह है। सवाल ये है कि जो चीजें बेच रहे हैं, कांग्रेस ने जो स्थापित की थी उनको बेच रहे हैं, और अमर जवान ज्योति को बंद कर दी उन्होंने, विलय कर दिया। मतलब तो इंडिया के लिए हिंदुस्तान की जान था, उसे खत्म करने की इनकी पूरी साजिश है। मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, मैं छोटी सी बात बोलूंगा इमरान भाई। हमारी यादें हैं अमर जवान ज्योति, हमें गर्व होता था। ठीक है, हमें वार मेमोरियल से भी कोई परहेज नहीं है, हम वहां भी अपने शहीदों को नतमस्तक होकर सिर झुका के वहां उनको प्रणाम करेंगे। लेकिन अगर किसी काम को किसी सरकार ने किया है, ये मेरी हर सरकार से सवाल है, तो आप होते कौन हैं उस काम को खत्म करने वाले? आपके पास इस देश के अंदर कोई नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो हमारे नेताओं को क्लेम कैसे कर सकता है? तमाम नेताओं में, हमारे पुराने नेताओं में इन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, तमाम व्हाट्सएप मैसेज स्प्रेड किए, इनके बीच में ये था, उनके बीच में ये था। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, थे तो सब कांग्रेसी, और अपने अंतिम क्षण तक वो कांग्रेसी थे। कोई भाजपाई तो नहीं हुआ, कोई संघी तो नहीं हुआ। आप कांग्रेस पार्टी को 70 नहीं 700 साल में खत्म नहीं कर सकते हो, चाहे आप किताबों में से हटा दो, आप नई संसद बना दो, नया अमर जवान ज्योति बना दो, या कुछ भी बना दो। कांग्रेस पार्टी लोगों के जहन में है और जिंदगी भर जहन में रहेगी। त्यागी समाज और उनके साथ है, साहिबा के कई सारे मुद्दे, उस पर मुद्दों पे चुनाव होगा, तो आपको लगता है जनता यहाँ की पूरा सहयोग करेगी कांग्रेस को? देखिए, हम किसी एक व्यक्ति विशेष या समाज की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जनता की। ये जनता ही हमारा समाज है। अब तक यहाँ पे स्कूल नहीं है, अब तक यहाँ पे कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, कोरोना जैसी महामारी यहाँ पे झेली है लोगों ने, और जिसकी दवाई नहीं थी उसके 20-20 लाख के बिल दे के आए हैं। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, दिल्ली से 5 मिनट का रास्ता है इसका, साहिबाबाद सीट का, लेकिन विकास कार्यों में 30 साल पीछे है। इस पर क्या कहेंगे? इमरान भाई, बहुत बड़ी विडंबना है इस साहिबाबाद की कि दिल्ली से लगा हुआ यह पहला विधानसभा है। इसके बगल में लोनी आता है, इसके बगल में नोएडा आता है। लेकिन मुझे ये बहुत खेद है कि जो विकास साहिबाबाद का होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ, बावजूद इसके कि यहाँ हमेशा से मेयर, विधायक, सांसद सभी प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के पास थी। पिछले 7 साल में इस साहिबाबाद में कोई विकास नहीं हुआ। आप देख रहे थे, हम सभी लोग देख रहे थे किस तरीके से पहले लॉकडाउन में इसी साहिबाबाद की भूमि पे लोग
अधमरे घूम रहे थे, लोग अपने घरों को जा रहे थे, तब भी हमारी प्रियंका जी ने बसें भेजी, जिसको इस क्रूर शासन ने चलने नहीं दिया, जाने नहीं दिया लोगों को उनके घर। 5,000 बसें हमारी बॉर्डरों से लौट गईं। तो आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ोगे? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं, आप किस मुंह से चुनाव लड़ रहे हो? आप मीडिया हो, मैं चाहता हूं कि आप दिखाओ आज केशव प्रसाद मौर्य का किस तरीके से, जो डिप्टी सीएम है, उनका विरोध हो रहा है उनके क्षेत्र में, उनके समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों? ये लोग सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नाम पे, गुमराह होने के नाते जनता ने इन्हें सत्ता पे बिठाया, और ये कभी झांक के इन्होंने अपने विधानसभा में नहीं देखा। साहिबाबाद विधानसभा, जहां इतना इंडस्ट्रियल एरिया, तमाम फंड्स आते हैं, तमाम टैक्सेस आते हैं, लेकिन साहिबाबाद आज आप निकल जाइए तो एक एमएमएच गाजियाबाद को छोड़, यहाँ पे एमएमएच एमएमजी हॉस्पिटल को छोड़ के यहाँ कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, वहाँ भी बहुत बुरी स्थिति है। तो आप, मैं तो जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा यहाँ से साफ करे और एक नई कांग्रेस की सरकार लेके आए, जो सिर्फ विकास की बात करे, ना कि विनाश की बात करे, समाज को अलग करने की बात करे, हिंदू मुस्लिम की बात करे, जातियों में भेद लाने की बात करे। नहीं, हमको सिर्फ एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट चाहिए, जैसी हमने 2004 से लेकर 2014 तक हमने केंद्र में यूपीए की सरकार चलाई, उसी तरीके से हमें उत्तर प्रदेश में अगले 5 साल सरकार चलाने का मौका दे। पिछले 32 साल का अगर हमने दाग न धो दिया तो हम अपना नाम बदल देंगे। ये थे हमारे साथ सौरभ राय जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी उत्तर प्रदेश चुनाव में। आगे भी चर्चा जारी रहेगी, जब तक देखते रहिए आप अभी तक।